वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विंग्स। मैं हूं आपका दोस्त हरेश और आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं केबल फॉल्ट डिटेक्शन कैसे काम करता है, कौन सी मेथड्स का इस्तेमाल करके हम केबल फॉल्ट लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर फिगर है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो है वो केबल के अंदर फॉल्ट हुआ है। फर्स्ट मेथड है जो कि हम कन्वेंशनली यूज़ करते हैं जिसका नाम है थंपर मेथड, जिसको कैपेसिटिव डिस्चार्ज टेस्ट भी बोला जाता है। अगर आपका आउटगोइंग फीडर है, आपका आउटगोइंग केबल है 11 kV या 33 kV का, या कोई भी पर्टिकुलर फीडर है जिसके अंदर केबल फॉल्ट हुआ है, केबल फॉल्ट डिटेक्शन करने के लिए हम थंपर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। थंपर मेथड में हम क्या करते हैं कि आपका फॉल्टी फेज एंड जो उसका शील्ड है उसके अगेंस्ट में हम डीसी वोल्टेज सर्ज अप्लाई करते हैं। ये उसका इक्विवेलेंट सर्किट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंडक्टर एंड शील्ड के बीच में हमने हाई वोल्टेज डीसी सर्ज अप्लाई किया है। अभी जब डीसी सर्ज अप्लाई करते हैं कंडक्टर एंड शील्ड के अगेंस्ट में, तब क्या होता है कि अगर कंडक्टर एंड शील्ड के बीच में जहाँ पे फॉल्ट हुआ है वहाँ पे अगर एयर गैप प्रेजेंट है, देन हाई वोल्टेज सर्ज अप्लाई किया है, उसकी वजह से क्या होगा, उस कंडक्टर एंड शील्ड के बीच में स्पार्क होगा यानी कि एक्सप्लोजन होगा। उसकी वजह से क्या होगा कि अकोस्टिक एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जो हैं वो जनरेट होंगे। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे फोल्डेड केबल है, हमने जब हाई वोल्टेज डीसी सर्ज अप्लाई किया देन ये सिग्नल जनरेट हुए हैं। सिग्नल्स जो जनरेट हुए हैं वो सरफेस की तरफ प्रोपोगेट हो रहे हैं। अभी इन सिग्नल्स को हमें रिसीव करना है एकोस्टिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसीवर की मदद से। फॉल्ट का लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थंपर मेथड के हिसाब से कि हमें हाई वोल्टेज डीसी सर्ज अप्लाई करते रहना है एंड केबल का जो रूट है उस रूट के ऊपर हमें चलते हुए जाना है एंड अकोस्टिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसीवर्स का इस्तेमाल करके हमें थंपिंग साउंड को सुनना है। डीसी सर्ज अप्लाई कर रहे हैं एंड केबल के रूट के ऊपर चलते जा रहे हैं। अगर आपको कहीं पे थंपिंग साउंड सुनाई दे रहा है देन वहीं पे आपका फॉल्ट का लोकेशन है। ये थंपर मेथड है जो हम कन्वेंशनली यूज़ करते हैं। इस मेथड का मेन एडवांटेज है कि वेरी एक्यूरेट एंड इजी टू लर्न है, इजीली हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं एंड इजीली हम इसका फॉल्ट का लोकेशन पिन पॉइंट कर सकते हैं। मेन डिसएडवांटेज ये है इस सिस्टम थंपर मेथड का कि एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपका केबल का लेंथ 5 किलोमीटर है, अगर 5 किलोमीटर के अंदर कहीं पे भी फॉल्ट प्रेजेंट हो सकता है। फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, थंपिंग साउंड को सुनने के लिए हमें थ्रू आउट के केबल का जो लेंथ है उसके ऊपर हमें चलना पड़ेगा। टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। एंड सेकंड डिसएडवांटेज ये है इस मेथड का कि टाइम कंज्यूम ज़्यादा करता है। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक हमें हाई वोल्टेज सर्ज अप्लाई करते रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि केबल के ऊपर हाई वोल्टेज स्ट्रेस प्रेजेंट रहेगा, जिसकी वजह से होगा ये कि ये आपका कंडक्टर है, उसके सराउंडिंग में ये उसका XLPE का इंसुलेशन है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, इंसुलेशन के अंदर वाटर ट्रीज अगर अवेलेबल है और हम लॉन्गर पीरियड तक अगर हाई वोल्टेज सर्ज अप्लाई कर रहे हैं देन क्या होगा कि ये जो वाटर ट्रीज है वो ग्रो करेंगे इंसुलेशन के अंदर। एक टाइम ऐसा आएगा फ्यूचर के अंदर कि यहाँ से केबल जो है वो फेल हो जाएगा। हाई वोल्टेज अगर हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक अप्लाई कर रहे हैं फॉल्ट डिटेक्शन करने के लिए, देन केबल के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड डिसएडवांटेज ये है इस सिस्टम का कि अगर आपका केबल के अंदर जो फॉल्ट हुआ है अगर उसके अंदर गैप है देन वहाँ पे स्पार्क होगा, देन सिग्नल्स जनरेट होंगे, देन आपको थंपिंग साउंड सुनाई देगा। अगर केबल के अंदर कहीं पे डेड शॉर्ट सर्किट है देन अगर आप सर्ज अप्लाई करते हैं देन वो डायरेक्टली अर्थ हो जाएगा
आपको थंपिंग साउंड नहीं सुनाई देगा। सेम अगर आपका फॉल्ट कंडीशन जो है वो केबल फुल्ली ओपन है, देन अगर आप सर्ज अप्लाई करते हैं देन उसके बीच में स्पार्क नहीं होगा तो सिग्नल जनरेट भी नहीं होंगे, देन आप फॉल्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। सो थंपर मेथड का ये मेन डिसएडवांटेज है। एंड इस कंडीशन में हाई वोल्टेज का जो ड्यूरेशन है, उसका जो टाइमिंग है वो लॉन्ग पीरियड तक रहता है एंड केबल डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं थंपर टेस्ट के अंदर, इसलिए इस मेथड को हम यूज़ नहीं करते हैं। सो सेकंड मेथड जो हम यूज़ करते हैं जिसका नाम है पल्स इको मेथड, जिसको टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमेट्री TDR भी कहा जाता है। सो इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि हमें ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों की इसमें रिक्वायरमेंट है। सो ट्रांसमीटर क्या करता है कि लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी में सिग्नल जो है वो फॉल्टी जो फेज़ है उसके अंदर सेंड करता है। सो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं ये उसका कनेक्शन है। सो फॉल्टी फेज एंड शील्ड जो कि ग्राउंडेड है उसके बीच में हमने लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी पल्स इंजेक्ट किया। सो ये जो पल्स जो है वो थ्रू आउट द केबल रन करेगा। अभी ये केबल जो है वो फॉल्टी यानी कि शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट में डिफरेंट रिफ्लेक्शन देता है। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये हमने पल्स इंजेक्ट किया, पल्स यहाँ तक आ रहा है। तो इस टाइम पे आपका केबल शॉर्ट है, अगर शॉर्ट है देन वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके बैक टू सोर्स जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो ऐसे पल्स इको सिस्टम काम करता है। सो पल्स इको मेथड में ये डिफरेंट सिनारियोज हैं। अगर आपका केबल कहीं से ओपन है देन आपको पॉजिटिव रिफ्लेक्शन मिलेगा आपके रिफ्लेक्टोमीटर के अंदर। अगर आपका केबल कहीं से शॉर्ट है देन उसके अंदर आपको नेगेटिव रिफ्लेक्शन मिलेगा। सेम अगर सिस्टम का इम्पीडेंस मैच कर रहा है एक दूसरे के साथ देन आपको कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। अगर केबल के अंदर कहीं पे जॉइंट अवेलेबल है देन आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों कंबाइंड रिफ्लेक्शन मिलेगा। अगर कोर टू कोर शॉर्ट है देन नेगेटिव मिलेगा। अगर आपका केबल कहीं से फुल्ली ओपन है देन पॉजिटिव रिफ्लेक्शन मिलेगा। सो आपको याद रखना है कि केबल कहीं से ओपन है देन आपको पॉजिटिव रिफ्लेक्शन मिलेगा एंड केबल शॉर्ट है देन नेगेटिव रिफ्लेक्शन मिलेगा। सो TDR मेथड में हमें डिस्टेंस कहाँ है फॉल्ट का वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमने जो पल्स इंजेक्ट किया है उस पल्स का प्रोपगेशन वेलोसिटी कितना है, यानी कि उसका स्पीड कितना है। सो XLPE केबल के अंदर प्रोपगेशन वेलोसिटी जो पल्स का वो है 82 to 86 मीटर पर माइक्रोसेकेंड स्पीड है पल्स का, जो हमने केबल के अंदर इंजेक्ट किया है। सेम अगर हमें टाइम पता चल जाए कि कितने टाइम के ऊपर पल्स टकरा के वापस आ रहा है सोर्स के पास, सो अगर हमें टाइम पता है, प्रोपगेशन वेलोसिटी यानी कि स्पीड पता है, देन अगर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम करते हैं देन हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा कि कौन से डिस्टेंस पे फॉल्ट अवेलेबल है। सो इस मेथड का मेन एडवांटेज है कि इजी है फॉल्ट फाइंडिंग करना एंड फास्ट हम फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। इस मेथड के अंदर हमें केबल रूट के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, सो टाइम कंज्यूम कम होगा, एज वेल एज लो वोल्टेज पल्स अप्लाई कर रहे हैं तो केबल के ऊपर स्ट्रेस भी नहीं आएगा। अभी इस मेथड का मेन डिसएडवांटेज ये है कि अगर केबल के अंदर नंबर ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट है, जैसे कि ये T जॉइंट है एंड ये Y जॉइंट है। सो नंबर ऑफ जॉइंट के ऊपर जब हम पल्स अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट जॉइंट के ऊपर पल्स का रिफ्लेक्शन डिफरेंट आता है। अभी अगर रिफ्लेक्शन डिफरेंट आ रहा है देन उस रिफ्लेक्शन के ऊपर से डिसीजन लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो रिफ्लेक्शन का जो इंटरप्रिटेशन करना वो डिफ़िकल्ट हो सकता है कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के अंदर, ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि पल्स इको मेथड जो है वो फॉल्ट को तभी आइडेंटिफाई करेगा अगर आपका केबल शॉर्ट है या फुल्ली ओपन है। अगर केबल के अंदर हाई रेजिस्टेंस फॉल्ट अवेलेबल है, इसका मतलब ये है कि आपका केबल डेड शॉर्ट भी नहीं है
या फुल्ली ओपन भी नहीं है, देन उस कंडीशन में अगर हम पल्स इको मेथड यूज़ करते हैं देन वो फॉल्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, वहाँ से पल्स डायरेक्टली पास कर जाएगा। सो पल्स इको मेथड जो है वो हाई रेजिस्टिव फॉल्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। सो ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। सो इसके लिए हम थर्ड मेथड यूज़ करते हैं जिसका नाम है आर्क रिफ्लेक्शन मेथड। सो ये रिसेंट मेथड है जिसका यूज़ किया जाता है फॉर एक्यूरेट एंड बेटर रिजल्ट्स। सो इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि थंपर एंड पल्स इको को कंबाइनली यूज़ करते हैं। अभी इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट हम हाई वोल्टेज डीसी सर्ज अप्लाई करते हैं, उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली पल्स जो है वो सिस्टम के अंदर इंजेक्ट करते हैं। सो क्या होता है कि जहाँ पे हाई रेजिस्टिव फॉल्ट है उसके बीच में स्पार्क होगा एंड स्पार्क से यानी कि आर्क होगा, वह उसी आर्क से जो हमने पल्स जनरेट किया है पल्स आर्क से टकरा के बैक टू सोर्स आएगा। देन हम फॉल्ट का लोकेशन कहाँ पे है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये फर्स्ट जो आपको दिख रहा है, अगर आपका केबल के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है, अगर ये उसका एंड का पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है, अगर केबल के अंदर कहीं पे फॉल्ट है, कहीं से शॉर्ट है, देन आपको नेगेटिव रिफ्लेक्शन मिलेगा। अगर कोई फॉल्ट नहीं है देन पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। आर्क रिफ्लेक्शन के अंदर टेक्निक है डिफरेंशियल आर्क रिफ्लेक्शन। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट जो है वो सिंपल पल्स अप्लाई करते हैं सिस्टम के अंदर, आर्क प्रोवाइड नहीं करते हैं। सो फर्स्ट आपको ग्राफ मिलेगा सिर्फ पल्स इको सिस्टम का। सेकेंड टाइम पे हम क्या करते हैं कि पहले आर्क अप्लाई करते हैं, हाई वोल्टेज डीसी सर्ज अप्लाई करते हैं एंड उसी टाइम पे हम पल्स भी अप्लाई करते हैं। सो सिस्टम के अंदर हाई वोल्टेज सर्ज की वजह से आर्क प्रेजेंट रहेगा एंड उसी आर्क से पल्स टकरा के वापस आएगा। सो दोनों टाइम पे जो ग्राफ मिल रहा है, फर्स्ट टाइम पे ये ओनली पल्स का ग्राफ है एंड सेकेंड टाइम में जब हमने हाई वोल्टेज सर्ज एंड पल्स कंबाइनली अप्लाई किया उसका ग्राफ है। सो इन दोनों ग्राफ को कंपेयर किया जा रहा है। सो कंपैरिजन करने से मालूम पड़ेगा कि फॉल्ट का डिस्टेंस कहाँ पे है। सो ये उसका फिगर है आर्क रिफ्लेक्शन मेथड का कि उसका कनेक्शन कैसे किया गया है। ये आपका सर्ज वेव जनरेटर है एंड ये आपका आर्क फिल्टर है। आर्क फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो रिफ्लेक्शन आता है उस रिफ्लेक्शन के अंदर नॉइस रहता है। सो नॉइस को निगलेक्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए आर्क फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है एंड ये आपका रिफ्लेक्टोमीटर है जिसके अंदर आपको पॉजिटिव या नेगेटिव ये स्पाइक देखने को मिलता है। सो ये उसका कनेक्शन है, हमने कनेक्शन किया कंडक्टर के साथ एंड दूसरा कनेक्शन किया अर्थ के साथ। सो आपका शील्ड जो है केबल का वो अर्थ के साथ कनेक्टेड रहेगा। सो यहाँ पे फॉल्ट प्रेजेंट है, देन फॉल्ट से पल्स टकरा के बैक टू सोर्स आएगा, देन हम फॉल्ट का लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इस मेथड का मेन एडवांटेज है कि हम इजीली फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं। हाई रेजिस्टिव फॉल्ट है वहाँ पर भी अगर आर्क कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहता है तो। सेकंड एडवांटेज ये है कि इस मेथड के अंदर हाई वोल्टेज सर्ज जो है वो 1 या 2 टाइम्स देने की ही रिक्वायरमेंट है। सो केबल के ऊपर लॉन्गर पीरियड के लिए हाई वोल्टेज सर्ज नहीं रहता है। सो केबल डैमेज होने के चांसेस भी कम रहते हैं। डिसएडवांटेज ये है इस सिस्टम का कि अगर केबल का लेंथ बहुत ज़्यादा है सो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम पल्स जो हमने अप्लाई किया है वो कभी कभी रिफ्लेक्ट होके बैक टू सोर्स नहीं आता है, जिसे कहते हैं अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन का मतलब है कि रिड्यूस होना। सो अगर पल्स रिड्यूस हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो रहा है एंड बैक टू सोर्स आते आते ज़ीरो होता जा रहा है, देन अगर वो सोर्स को नहीं मिल रहा है वापस रिफ्लेक्शन होने के बाद, देन हम फॉल्ट का लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो ये उसका मेन डिसएडवांटेज है।
सेकंड डिसएडवांटेज है अगर सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, सर्किट कॉम्प्लेक्स है जिसमें नंबर ऑफ जॉइंट्स ज़्यादा है, सो उसकी वजह से जो सिस्टम के अंदर रिफ्लेक्शंस आएंगे रिफ्लेक्टोमीटर के अंदर, सो उसके ऊपर से डिसीजन लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है, उसका इंटरप्रिटेशन करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो ये उसका डिसएडवांटेज है आर्क रिफ्लेक्शन मेथड का। सो अंडरग्राउंड कहीं पे फॉल्ट हुआ है, देन फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए मेन 3 नंबर ऑफ मेथड है। फर्स्ट वन थंपर मेथड जो हम कन्वेंशनली यूज़ करते हैं, आज ये यूज़ नहीं किया जाता है। सेकंड मेथड है पल्स इको मेथड जिसको कहते हैं टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमेट्री। एंड थर्ड मेथड है आर्क रिफ्लेक्शन मेथड जिसको हम अभी यूज़ करते हैं फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स, जिसमें थंपर एंड पल्स दोनों को कंबाइनली यूज़ किया जाता है। सो that's for today guys. I hope you like the video and learn something new. Please like, share and subscribe. Stay tuned for learning. Thank you.